हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्रकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के पीवाईक्यू जो 2021 में आए हुए हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग एमीन्स का डिस्कशन कर चुके हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज चली रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद 2021 के सारे पीवाईक्यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खत्म हो जाएंगे। फिर बाकी पीवाईक्यूज भी हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो सारा मटेरियल हमें कहाँ पे मिलता है? सारा मटेरियल हमें मिलता है कहाँ पे? डेक्स्ट्रकम.इन पे जाएंगे और वहाँ पे जाके पीवाईक्यूज की हम लोग पीडीएफ खोल लेंगे वहाँ से, गूगल शीट से। वहाँ पे सब कुछ पीडीएफ अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन की, तो वहीं से शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ पेप्टाइड सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच ग्लाइसिन, ल्यूसीन, एस्पार्टिक एसिड एंड हिस्टीडीन विल हैव, कितनी लिंकेज होंगी? वैसे तो तीन होंगी, क्योंकि चार एमिनो एसिड है, तो लिंकेज कितनी आनी चाहिए? तीन आनी चाहिए। तो आंसर तो इसका 3 मार्क करेंगे, लेकिन हम लोग सबके स्ट्रक्चर ही बना के देख लेते हैं। सबके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। सबके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? जैसे अगर हमें ग्लाइसिन बनाना हो, ग्लाइसिन कैसे बनाएंगे? ग्लाइसिन कैसे बनाएंगे हम लोग? ग्लाइसिन बनाने के लिए लिखेंगे H2NCH2CO। ये ग्लाइसिन बन गया। यहाँ से किसे जोड़ दिया? ल्यूसीन को, तो यहाँ पे लिख दिया NHCH, CH2 CH CH3 और CH3। ये ल्यूसीन हो गया भाई। यहाँ पे लिख दिया CO। अब इसके बाद जोड़ना है कौन सा? एस्पार्टिक एसिड, तो एस्पार्टिक एसिड जोड़ दिया NH वहाँ से। ये हो गया एस्पार्टिक एसिड। और यहाँ से क्या जोड़ दिया? एस्पार्टिक एसिड का CO भी जोड़ दिया, और यहाँ से फिर NH जोड़ दिया किसका? हिस्टिडीन का। तो हिस्टिडीन कैसा है? बेसिक बेस है, बेसिक एमिनो एसिड है। तो यहाँ से इसका लगा दिया हिस्टिडीन का CH2, और यहाँ पे N, यहाँ पे NH। ठीक है, तो ये बन गया क्या? अब इसमें पेप्टाइड लिंकेज कितनी है? पेप्टाइड लिंकेज देखो, ये वाली जो CO NH लिंकेज है उसे हम पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। तो CO NH लिंकेज को हम पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। ये पेप्टाइड लिंकेज है CO NH। इसी तरह से ये देखो, ये वाली एक CO NH पेप्टाइड लिंकेज है, ये भी एक CO NH पेप्टाइड लिंकेज है, और ये भी एक CO NH पेप्टाइड लिंकेज है। टोटल पेप्टाइड लिंकेज कितनी आ गई? 3। डायरेक्टली कहने को हम बता सकते थे, लेकिन हम लोगों ने एक एक करके सारे अमीनो एसिड लिख के देख लिए, उसके बाद आंसर किया। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलो फिर आगे बात करें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। अब यार फाइब्रस प्रोटीन कौन होते हैं? एल्बुमिन जो होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? एल्बुमिन जो है वो ग्लोबुलर है। एल्बुमिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, और बाकी सारे कैसे हैं? फाइब्रस प्रोटीन है। तो आंसर इसका क्या जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, ये तो याद रखने वाली बात थी, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, हमें ध्यान ही रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन बीटा C1C4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। तो देखो, लैक्टोज को अगर हम ध्यान से देखें तो लैक्टोज किससे बना होता है? लैक्टोज बना होता है बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से। लैक्टोज किससे बना? एक एक करके सबको ड्रॉ करेंगे, तो लैक्टोज बना लेते हैं पहले। लैक्टोज बना है बीटा डी ग्लूकोज से और बीटा गैलेक्टोज से, और इनकी हमने क्या कराई है? C1C4 लिंकेज कराई। तो बीटा ग्लूकोज ऐसा बना लेते हैं। ओह सॉरी, ये उल्टा बना दिया। यहाँ पे H और OH क्या होंगे? पॉजिटिव साइड होते हैं इसमें तो। ठीक, और ये बन गया H। यहाँ पे आ गया क्या? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज C4 पे जाके क्या होता है? C4 पे जाके एपीमर होता है इसका। तो ये बन गया क्या? ये किससे बना? ये हमने बना दिया क्या? लैक्टोज बना दिया। लैक्टोज याद रखने के कैसे याद रखेंगे कि ये गैलेक्टोज से बना है। गैलेक्टोज में लैक्टोज आ ही रहा। बीटा डी गैलेक्टोज है और बीटा डी ग्लूकोज है। बाकी सबके स्ट्रक्चर, चाहे वो एमाइलोज हो, सुक्रोज हो या माल्टोज हो, इन सबके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें नोट्स से जरूर पढ़ लेना। नोट्स रेफर करके जरूर देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों, मैंने हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, लैक्टोज मैंने बना दिया, बाकी सुक्रोज, एमाइलोज और माल्टोज को हम लोग नोट से देख के याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाता है। जैसा कि मैं कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अगला क्वेश्चन भी वही आ गया
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज कराओगे तो बनेगा क्या, ये देखना भाई। तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस हम जानते हैं C12H22O11 की हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमसे क्या बन जाता है C6H12O6 बनता है। C12H22O11 होता है सॉरी ये, ठीक, प्लस C6H12O6 बनता है, तो ये ग्लूकोज बन जाता है और ये फ्रक्टोज बन जाता है, ठीक। ग्लूकोज कौन सा यूज़ करते हैं, ग्लूकोज करते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूज़ करते हैं, और इसमें बीटा डी प्लस फ्रक्टोज बनता है, ठीक। तो साफ साफ लिख दूं बीटा डी प्लस, बीटा डी और ये प्लस, ठीक। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें बनाने का मन हो तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर भी बना देता हूं मैं तुम्हारे लिए। तो सुक्रोज किससे बना है, ग्लूकोज से बना है, अल्फा डी ग्लूकोज से। तो अल्फा डी ग्लूकोज पहले बना लेते हैं, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, और इसकी हम लोगों ने कराई α14 लिंकेज कराई, ठीक है। इसकी लिंकेज कराई हम लोगों ने, और किससे करा दी, बीटा डी फ्रक्टोज से। तो यहाँ पे CH2OH लिखा, इसे पूरे को थोड़ा आगे सरका देता हूँ। यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे आ गया CH2OH, तो ये OH हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, सॉरी ये H हो गया और ये OH हो गया, ठीक है। बनाना पड़ेगा ड्राइंग यार, याद रखने वाले सवाल हैं। इस लिंकेज को हम क्या कहेंगे, दिस लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज को क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे, ठीक है। इस लिंकेज को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। बिल्कुल आराम से बात समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ग्लूकोज समझ में आ गया, ग्लूकोज कैसे बना, ग्लूकोज सॉरी सुक्रोज कैसे बना, सुक्रोज बना बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। ये फ्यूरेनोज फॉर्म है और ये पायरेनोज है, ठीक। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, इसे अगर लिख दें तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हो गया, और ये बीटा डी प्लस फ्रक्टोज हो गया, ठीक। तो इस तरह से देखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डज नॉट यूज कॉपर रिएजेंट। तो कॉपर रिएजेंट नहीं यूज करता ऐसा टेस्ट जो होता है वो सेलेवेनॉफ रिएजेंट होता है। सेलेवेनॉफ टेस्ट क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ पूरा, सेलेवेनॉफ टेस्ट को पूरा लिख दूं क्या। देखो अगर तुमने नहीं पढ़ा ये टेस्ट तो जाके तुरंत बायोमोलिक्यूल्स वाला वीडियो देख लो, उसमें सारे मैंने पढ़ा रखे हैं। सेलेवेनॉफ टेस्ट क्या होता है कि सोल्यूशन ऑफ, लिख देता हूँ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ, a dilute solution of resorcinol in dilute HCl is known as Selivanov reagent, ठीक। और ये यूज होता है किसके लिए, कीटोहेक्सोस को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटोहेक्सोस। तो ये अकेला ऐसा टेस्ट है जो कीटोहेक्सोस को टेस्ट कर रहा है, बाकी सबको किसे करते हैं, एल्डो को टेस्ट करते हैं, कीटो को नहीं करते हैं। और जब कीटो को नहीं करते हैं तो हम कह देते हैं कि ये कैसा है, एल्डिहाइड। एक मतलब एल्डिहाइड को टेस्ट करते हैं और कीटो को कह देते हैं कि ये कीटोन है। अगर एल्डिहाइड टेस्ट नहीं दे रहा तो कीटोन होगा, लेकिन ये अकेला टेस्ट है जो कीटो हेक्सोस को टेस्ट करता है, ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ यूरेसिल विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सी नहीं प्रेजेंट है, आरएनए में जो नहीं प्रेजेंट है वो ये है, ठीक है। आरएनए में जो फॉर्म नहीं प्रेजेंट है वो ये वाली प्रेजेंट नहीं है, ठीक। दो कीटोन है जिसमें, बाकी सारी प्रेजेंट हैं।
विच वन इज प्रेजेंट, सॉरी नॉट कर रहा हूँ, विच वन इज प्रेजेंट, जो आरएनए में प्रेजेंट है वो क्या है, यूरेसिल, यूरेसिल का तो ये स्ट्रक्चर ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, रियली सॉरी, है ना। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएन, विच वन इज प्रेजेंट इन आरएनए, तो आरएनए की ये वाली फॉर्म प्रेजेंट होती है आरएनए में, यूरेसिल, ये यूरेसिल है। याद रखना, मैंने पहले गलत ही पढ़ दिया यार, उसे जस्टिफाई भी कर रहा था, ठीक है चलो ये कोई बात नहीं, सॉरी माय बैड। तो ये यूरेसिल है, बोलते बोलते दिक्कत हो जाती, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर एटीजीसी एयूजीसी के याद रखने हैं, बिल्कुल गलत में नहीं पढ़ना है, कंफ्यूजन की स्टेट नहीं आनी चाहिए। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि गिवन आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन कह रहा है सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड एंड ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो सुक्रोज डाइसैकेराइड है, बिल्कुल सही बात है ये तो। और नॉन रिड्यूसिंग है क्यों, क्योंकि उसके पास कोई भी हेमिसेटल कार्बन नहीं है, ये करेक्ट है, बिकॉज नो हेमी एसिटल कार्बन। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, कह रहा है सुक्रोज इन्वॉल्व्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ बीटा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ अल्फा फ्रक्टोज, ये गलत बात है। अभी हम लोगों ने सुक्रोज का स्ट्रक्चर लिखा तो ये रॉन्ग हो गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया सी, ठीक है, आंसर हमारा क्या आ गया, सी आ गया। अगला देखते हैं, क्या कर रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द टेट्रापेप्टाइड ऑफ ग्लाइसिन ग्लूटामिन एस्पार्टिक एसिड ट्रायोसिन एट pH 12.5 विल बी, ठीक, तो पहले इनके नाम लिख लेते हैं, ये क्या है, GLY का मतलब क्या है, GLY का मतलब है ग्लाइसिन, ठीक, GLU का मतलब है ग्लूटामिक एसिड, ठीक, ASP का मतलब है एस्पार्टेन, और TRY का मतलब है, TYR का मतलब है ट्रायोसिन, ठीक। तो इनकी जरा हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले इसकी पेप्टाइड लिंकेज बनाएंगे कैसे। अगर हमें पेप्टाइड लिंकेज बनानी है तो क्या करें कि सबसे किनारे क्या लिख लें, ग्लाइसिन लिख लें। फिर से अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था, NH के साथ क्या लगा दें, ग्लूटामिक एसिड लगा देते हैं। स्ट्रक्चर भाई याद होने चाहिए, फिर हमने ये लगा दिया क्या, एस्पार्टेन, हमने क्या लगा दिया ये, एस्पार्टेन, ग्लूटामिक एसिड के साथ एस्पार्टेन लगाना है, तो एस्पार्टेन लगा दिया, यहाँ पे CO आ गया, और फिर क्या किया, NH के साथ लगा दिया CHCOH, और यहाँ पे ले लिया ट्रायोसिन CH2, और इसमें फिनॉल होता है, तो यहाँ पे आ गया OH, ठीक। अब pH 12 पे क्या होगा, एट pH 12.5 पे क्या होगा, 12.5 का मतलब कैसी pH है, बेसिक है, बेसिक मीडियम में एसिडिक एच निकलेंगे तो कहाँ कहाँ से एच निकल सकते हैं, तो वो वाले एच हाईलाइट कर लेते हैं, एक तो एच ये गया, ठीक, एक एच ये वाला गया, दो हो गए, एक एच ये वाला गया, और एक एच ये वाला गया, तो कितना एच निकल गया, चार एच निकले, तो निगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तुम्हें एसिड्स के याद होने चाहिए, ये याद कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द रूमेंस पर्पल, रूमेंस पर्पल भी आ गया भैया, है ना, रूमेंस पर्पल द कंपाउंड फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ निनहाइड्रेन विद प्रोटीन इज, तो रूमेंस पर्पल के लिए क्या करें, निनहाइड्रेन बना लेते हैं पहले, निनहाइड्रेन कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O COH, ठीक, प्लस H2NCH2, सॉरी CHR ले लेते हैं कोई भी इन जनरल अमीनो एसिड के साथ, और OH माइनस की प्रेजेंस में इसे हीट करते हैं तो इससे बन जाता है रूमेंस पर्पल, तो इससे क्या बन जाएगा, रूमेंस पर्पल बन जाएगा। स्ट्रक्चर बड़े बड़े हैं तो यार मेरे को गर्दन नीचे करके ही लिखने पड़ेंगे, कोई और रास्ता है नहीं, मैं इतना प्रतापी पुरुष नहीं हूँ।
तो ये बन गया रूमेंस पर्पल। प्लस बन गया RCHO, प्लस बन गया CO2 और बन गया वाटर। ठीक, तो ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा मैच हो रहा है ये देख लो जरा। ऐसा स्ट्रक्चर मैच हो रहा है कौन सा हमारा, डी मैच हो रहा है, तो डी पे क्लिक कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाना है। कह रहा है एमाइलोज इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। नहीं, एमाइलोज जो होता है वो स्ट्रेट चेन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट चेन होता है। एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच चेन होता है। तो पहले ही इनकरेक्ट हो गया। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, सही बात है। बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मेक सेल्यूलोज पॉलीमर, ये भी सही बात है। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च, ये भी बात सही है। तो जो गलत हो गई वो कौन सी हो गई, ए हो गया। ये तो सिंपल इंफॉर्मेशन है यार, बायोमोलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा समझने का नहीं, इंफॉर्मेशन है और तुम्हारे पास सवाल होते नहीं, इसलिए मैंने ये सवाल देने की कोशिश किया। थायमिन एंड पायरिडॉक्सिन आर ऑल्सो नोन एज विटामिन B1 एंड विटामिन B6। ये भी इंफॉर्मेशन वाला सवाल है, बिल्कुल इसे याद रखना भाई। ये विटामिन विटामिन सब दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, नई वाली एनसीईआरटी में पीछे की साइड दे रखे हैं। तो इन्हें याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो नुकसान होगा। ठीक है, अगला क्या करा है, द वाटर सॉल्युबल प्रोटीन इज। इसमें वाटर सॉल्युबल कौन सा है, एल्बुमिन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, बाकी सारे कैसे हैं, वाटर इनसॉल्युबल है। तो ये बिल्कुल रटने वाली चीजें हैं, इनमें मैं कुछ मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। अब साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखो, सी है। ये तो मेरे को याद है, तुम्हें भी याद ही होना चाहिए, और कोई तरीका नहीं बेटा इसे याद करने का। इसे मतलब लिखो, कई बार प्रैक्टिस करो, ATGC AUGC की प्रैक्टिस करो और उन्हें याद कर लो ढंग से। उसमें कोई इवट मत करो ज्यादा, है ना, तभी याद रहेगा। बाकी समझाने वाली केमिस्ट्री तो रिएक्शन मैकेनिज्म कर ही रहे हैं ना। अगला क्या कर रहा है, अगर विच वन among the following chemical test is used to distinguish monosaccharide from disaccharide। मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड को सेपरेट करने के लिए हम किसे यूज करते हैं, बारफोइड टेस्ट यूज करते हैं। बारफोइड टेस्ट जो होता है वो मोनोसैकेराइड के साथ टेस्ट देता है, डू नॉट गिव टेस्ट विद डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। डाइसैकेराइड टेस्ट नहीं देते। बारफोइड रेजेंट होता क्या है, बारफोइड रेजेंट होता है सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक एसीटेट। 7% सोल्यूशन होता है क्यूप्रिक एसीटेट का इन 1% एक्वस एसिटिक एसिड। ठीक, लिख देता हूँ, बारफोइड रेजेंट क्या है, a dilute solution अप्रोक्सीमेटली 7% ले लेते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली कितना, 7% ऑफ क्यूप्रिक एसीटेट in 1% acetic acid, aqueous acetic acid solution is known as Barfoed reagent। ठीक, जब मोनोसैकेराइड को हीट करते हैं तो ये क्या करते हैं, CO2 का रेड प्रेसिपिटेट दे देते हैं। क्या देते हैं, CO2 मोनोसैकेराइड के साथ, मोनोसैकेराइड का रेड प्रेसिपिटेट। मोनोसैकेराइड जब बारफोइड रेजेंट से ट्रीट करते हैं तो CO2 का रेड प्रेसिपिटेट मिल जाता है, जैसे कि हमें किसमें मिलता है, फिलिंग सोल्यूशन में। ठीक है, चलो आगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, कंपाउंड ए इज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस इन डीएनए स्टैंड एज। ये एडेनाइन का स्ट्रक्चर है तो इसे एडेनाइन कह देंगे, काम खत्म हो जाएगा। एडेनिन भाई तुम ATGC और AUGC डीएनए और आरएनए के ये बेसिस याद रखना है ना, जरूर याद रख लेना। रिमेंबर, इन्हें मैं कह रहा हूँ रिमेंबर, इनके स्ट्रक्चर देख रहे हो, अगली साल फिर से आ सकते हैं, तो इन्हें याद रखना, बिल्कुल भूलना मत इन्हें, है ना, कोई भी किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए। अगला सवाल क्या कर रहा है, अ कंपाउंड ए गिव्स डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज से क्या बना था, अभी लैक्टोज बना था अभी थोड़ी देर पहले ही बना था, ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन में, बस ये आंसर आ गया। गैलेक्टोज में लैक्टोज है, ये ध्यान रखना पहले से ही, है ना, याद रखने के लिए। कह रहा है द आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें ए और टी के बीच में होती है और जी और सी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसिलिक लिंकेज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज प्रेजेंट इन लैक्टोज। देखो फिर से लैक्टोज में आ गया, तो C1 किसका होता है, गैलेक्टोज का, और C4 होता है ग्लूकोज का। स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऊपर बनाया था अभी। C1 किसका है, गैलेक्टोज का, और C4 किसका है, ग्लूकोज का। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अल्फा एनोमर ऑफ माल्टोज। अब माल्टोज का अल्फा एनोमर जो देखना है, तो माल्टोज कैसी होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है, और हमें अल्फा एनोमर देखना है। तो जब देखो अल्फा देखेंगे, तो अगर OH ऊपर आ गया तो ये तो बीटा फॉर्म है, इन्हें देखेंगे नहीं, माल्टोस है भी नहीं, ये भी चेक करने की जरूरत नहीं, ये बीटा है। अब क्या देखना हमें, अब हमें अल्फा फॉर्म देखनी है। अल्फा फॉर्म देखनी है, तो ये अल्फा हो सकता है, ये अल्फा हो सकता है, दो अल्फा हो सकता है। अब इसमें देखो कि ये क्या है, ये दोनों सेम साइड आ गए, तो ये तो गलत स्ट्रक्चर है। इसमें भी दोनों सेम साइड आ गए, तो ये गलत स्ट्रक्चर है, क्योंकि ग्लूकोज में ऐसा होता नहीं है। क्या होंगे, अपोजिट साइड होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो हमें बस एलिमिनेट करना था, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन डिलेइंग द ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के, ये तो सबको याद है कि विटामिन के केले में होता है, याद रखना, केले में होता है। ठीक है, तो विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग को डिले करने में काम आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच द लिस्ट, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसमें, लैक्टोज में अभी हम लोगों ने करी थी, लैक्टोज में किसके किसके बीच में लिंकेज थी, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में। ठीक, सुक्रोज किस में था, सुक्रोज किस में था, अल्फा डी ग्लूकोज, और माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में था। ठीक है, तो पहले का आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा पहले का 2 किस में दिया हुआ, लास्ट में दिया हुआ, तो यही आंसर आ गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल याद करने वाले सवाल हैं, इनमें तो बिल्कुल बुद्धि लगाने की जरूरत है ही नहीं, देख रहे हो बिल्कुल सीधे सीधे सवाल आते हैं, बोनस क्वेश्चन और जरूर आता है। सेलेवेनोव टेस्ट एंड ज़ेंथोप्रोटेक टेस्ट आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या, सेलेवेनोव से क्या यूज कर रहे थे, कीटोज, और ज़ेंथोप्रोटेक क्या यूज करते हैं, प्रोटीन्स को टेस्ट करने के काम आता है। ज़ेंथोप्रोटेक टेस्ट भी नोट्स में लिखा हुआ है, बिल्कुल भैया देख लेना एक बारी, अगर नहीं देखोगे तो दिक्कत आएगी, देख लोगे तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। ठीक है ना, देखना जरूर है जाके, ठीक है, घर पे नोट्स रिवाइज करो, पूरे सवाल में नंबर पूरे पाओ, है ना। अगला क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ विटामिन आर स्टोर्ड इन बॉडी रिलेटिवली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। कौन कौन से देर तक रहते हैं, ए और डी। ए और डी सिंपल बात है, ए और डी देर तक बॉडी में रहते हैं, ये तो याद ही रखने की बात है। कह रहा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, इनमें मैं क्या करूं, पढ़ाऊं, समझाने जैसे तो कुछ है नहीं इनमें। बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स तुम्हें याद होने ही चाहिए, तभी ये सारे सवाल लग पाएंगे, अदरवाइज इन सवालों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। फ्रक्टोज इज एग्जाम्पल ऑफ, फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज कीटो हेक्सोज है। फ्रक्टोज क्या है, कीटो हेक्सोज, फ्रक्टोज कैसे बनाएंगे, कीटोन है ना। फ्रक्टोज क्या है, कीटो हेक्सोज है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या करा, C12H22O11 की वाटर से एंजाइम ए से रिएक्शन कराई, और एंजाइम ए से रिएक्शन करा के ग्लूकोज और फ्रक्टोज बने, और इसकी एंजाइम बी से कराई तो ये बन गया। अब हमें ये पता है कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज से मेथनॉल बनाने के लिए, एथेनॉल बनाने के लिए हमें जाइमेज चाहिए होता है, और ये शुगर को इन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है इन्वर्टेज। एग्जाम्पल दोनों याद रखने हैं भैया, ये तो मैं क्या कहूँ, बार बार एक ही लाइन कहने में अच्छा भी नहीं लग रहा। अब देखो ऐसा सवाल में मैं क्या समझाऊंगा, बताओ तुम। क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, क्लोरोफिल में होता है अपना कौन सा, मैग्नीशियम। अब A का 4 आ गया, A का 4 दो ऑप्शन में गिवन है। ठीक, विटामिन B12 में क्या होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, इसीलिए उसे कोलबामीन भी कहते हैं। ठीक है, एंटी कैंसरस ड्रग प्लेटिनम से बनते हैं, और ग्रुप कैटलिस्ट में रुदेनियम होता है। तो 1 का 3 आ गया, 1 का 4 आ गया, 2 का 3 आ गया, तो आंसर हमारा बी हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, इंक्रीज इन
ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, देर कर देता है। ठीक, तो इतने ही क्वेश्चन थे यार, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए और सारे डिस्कस हो गए। इतना ही टाइम लगना चाहिए था, ये तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। सारे सालों के, ईयर्स के जितने भी पीवाईक्यूज हैं 4-5 साल के, वो लगा लो, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स के जितने ज़्यादा सवाल लाओगे उतना फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, हम लोग यहीं पे रुकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, खूब सारी पढ़ाई करते रहो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, हम लोगों को जल्दी से 50 के पहुंचना है ना। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।